नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी के ऑपरेशन के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले मैं आपको बता दूं कि बंसल हॉस्पिटल में इस रविवार 8 अगस्त को डॉक्टर दीप्ति गुप्ता द्वारा स्त्री एवं प्रसूति विभाग में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको मुफ्त परामर्श दिया जाएगा। चलिए, बच्चेदानी को लेकर आज हम चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर दीप्ति, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हिस्टेरेक्टोमी होता क्या है, क्या ऑपरेशन है, क्या कुछ होता है इसमें? देखिए, हम सबको पता है कि महिलाओं के शरीर की कैसी संरचना होती है। हमारे शरीर में एक यूट्रस या बच्चेदानी होती है और 2 अंडाशय होते हैं। जब हम इस यूट्रस को ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं, इसको हम बच्चेदानी का ऑपरेशन या हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभार ऑपरेशन में सिर्फ यूट्रस निकाला जाता है और कभी कभार साथ में दोनों ओवरीज निकाली जाती हैं। ये बहुत बातों पर निर्भर करता है कि हम क्या करें। यूट्रस का जो मुंह होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। पहले कुछ सालों पहले बहुत बार यूट्रस का ऑपरेशन होता था और उसका मुंह छोड़ देते थे, लेकिन आजकल जब ऑपरेशन करते हैं तो हम यूट्रस और सर्विक्स दोनों निकालते हैं। तो यूट्रस और उसका जो मुंह होता है, दोनों का ऑपरेशन को हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। आपसे ये भी समझना चाहूंगी, कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यूट्रस से निकालने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से हम हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन करते हैं, यूट्रस निकालने का ऑपरेशन करते हैं। इनफैक्ट अगर आप महिलाओं में देखेंगे तो प्रॉब्ली सिजेरियन के बाद ये सबसे कॉमन ऑपरेशन है जो होता है। कब कब हो सकता है ये? मान लीजिए आपको माहवारी या पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, माने कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप ब्लड क्लॉट्स पास कर रहे हैं, आपको दिन में 7 से 8 पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, या बहुत पेनफुल हो रहे हैं, आप अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं और इतनी सब प्रॉब्लम्स से आपको दवाई से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। दूसरा, मान लीजिए यूट्रस में बहुत बड़ी गिठान हो गई है, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, तो हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। कभी कभार ये भी होता है, स्पेशली उन महिलाओं में जिनकी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, कि बच्चेदानी नीचे आने लगती है, जिसको हम प्रोलैप्स कहते हैं, तो हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हैं, जिसमें बहुत पेन होता है पीरियड्स के समय, बिना पीरियड्स के भी एक बच्चेदानी में क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहता है, तब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और लास्टली, यदि आपको यूट्रस का कैंसर हो, अगर बच्चेदानी का कैंसर हो, तो हम इस ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। अभी आपने मैम जिक्र किया कि अंडाशय यानी ओवरीज अगर निकालना हो तो देखना पड़ता है, मरीज की हालत के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। आपसे कंडीशन समझना चाहूँगी, किस तरह से डिसाइड किया जाता है? ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है और हम उनसे पूछते हैं कि आपकी ऑपरेशन हो गया है, ओवरीज निकाली है कि नहीं, तो कई बार पेशेंट को पता ही नहीं रहता कि उनके शरीर में से क्या निकाला गया है और क्या नहीं निकाला गया है। और बहुत साल पहले एक ऐसा रूटीन था कि यूट्रस के साथ ओवरीज भी निकाल दी जाती थी, लेकिन अब हमारा ये रूटीन चेंज हो रहा है। हम ओवरीज या अंडाशय निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, कि हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चेदानी में है या अंडाशय में है। मान लीजिए यूट्रस में ट्यूमर है, साथ में अंडाशय में भी ट्यूमर है, तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो पहला तो इस बात पे निर्भर करता है कि हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। दूसरा निर्भर करता है कि हम जिस महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी उम्र कितनी है। अंडाशय जो होते हैं, ओवरीज जो होते हैं, वो फीमेल हार्मोन्स निकालते हैं, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, और ये हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ करीब 50 साल की उम्र के आसपास ओवरीज में से ये हार्मोन निकलना धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि महिला का मेनोपॉज आ गया या महिला के पीरियड्स होने बंद हो गए। एक बार जब पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं तो ओवरी का मोटा मोटा कोई काम नहीं रहता शरीर में।
तो अगर मैं किसी 50 प्लस महिला का ऑपरेशन कर रही हूँ या 54 55 ईयर्स की एज है, तो मुझे पता है कि ओवरी में से कोई हार्मोन नहीं निकल रहे हैं और आगे जाके हो सकता है कि उस ओवरी में ट्यूमर हो जाए, ओवरी में कैंसर हो जाए। तो ऐसे केस में मैं उनको सलाह दूंगी कि हम बच्चेदानी भी निकाल देते हैं और हम अंडाशय भी निकाल देते हैं, यूट्रस एंड ओवरीज दोनों रिमूव कर देते हैं। यही अगर मैं किसी महिला का ऑपरेशन करूँगी जिनकी एज 44 है, 45 है, जिनकी ओवरीज में से हार्मोन्स निकल रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि ऑपरेशन के साथ साथ एकदम से उनका मेनोपॉज भी आ जाए। उस केस में अगर ओवरीज पूरी तरह हेल्दी हैं, उनमें कोई भी खराबी नहीं है, तो हम सलाह देंगे कि सिर्फ यूट्रस का ऑपरेशन करा जाए और अंडाशय वैसे के वैसे छोड़ दिए जाएं। बिल्कुल, यानी कि इन सारी स्थिति के मद्देनज़र ही ये डिसाइड किया जाता है कि ओवरीज इस ऑपरेशन के दौरान निकालनी है कि नहीं। चलिए, इसी बीच में दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं कि हमारे नंबर जो है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर बच्चेदानी से जुड़ी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर दीप्ति से बात कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, इस ऑपरेशन के अलग अलग तरीके भी सुने हैं मैंने, क्या कुछ तरीके होते हैं, कितने डिफरेंसेस होते हैं हर तरीके में? तो देखिए, हम बच्चेदानी को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है पेट पे चीरा लगा के निकालने का, या जिसे आम भाषा में बोलते हैं जैसे सिजेरियन होता है। इसमें पेट में करीब 8 से 10 सेंटीमीटर खोला जाता है और वहाँ से बच्चेदानी निकाली जाती है। ये स्पेशली तब करते हैं जब हमें कैंसर की शंका हो या पेट में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर हो जो दूरबीन से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात करूं तो होती है जिसे हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। इसमें जो पूरा यूट्रस होता है वो बच्चेदानी के रास्ते से या वजाइना में से निकाला जाता है। ये हम अधिकतर तब करते हैं जब खुद से ही बच्चेदानी नीचे खिसक गई हो या प्रोलैप्स हो गया हो। ऐसे केसेस में वजाइना से पूरी यूट्रस निकाल देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे टाँके वहाँ पे नीचे लगाते हैं। वजाइनल हिस्टेरेक्टमी बहुत अच्छा ऑपरेशन है क्योंकि आपके पेट पे कोई भी टाँके नहीं आते हैं और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और तीसरे में बात करूं तो हम कहेंगे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी या दूरबीन से ऑपरेशन। इसको आम भाषा में लोग की होल सर्जरी, लेज़र ऑपरेशन ये भी कहते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी होने लगी है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके पेट में 2-3 छोटे छोटे बस छेद होते हैं 5 से 10 मिलीमीटर के, और हम इन्हीं छेदों के द्वारा यूट्रस को और जो भी अंदर प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, उसको रिमूव करते हैं। डॉक्टर दीप्ति, 3 तरीके आपने बताए, समझना चाहूँगी आपसे कौन सा तरीका इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या आमतौर पर आप किस तरीके से यूटेरस निकालने को सलाह देती हैं? देखिए, अगर हम बेस्ट तरीके की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट की क्या प्रेफरेंस है, डॉक्टर की क्या प्रेफरेंस है, और हम ये ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चेदानी नीचे आ रही है, प्रोलैप्स हो रहा है, तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर यूट्रस नॉर्मल साइज़ का है या मान लीजिए नीचे नहीं आ रहा है, प्रोलैप्स नहीं है, तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी करना या दूरबीन वाला ऑपरेशन करना। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेट में आपके बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, करीब 5 से 10 मिलीमीटर के 3 से 4 छेद होंगे, और उससे पूरा यूट्रस अपने सपोर्ट से हटाया जाता है। और फाइनली अगर यूट्रस नॉर्मल साइज़ का हो, बहुत बड़ा नहीं हो, तो हम उसको वजाइना से, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पेट में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो, 10 से 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हो, तो उसको हम छोटे छोटे उसके भाग करके एक छोटे से छेद से निकालते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिकवरी जल्दी होती है क्योंकि पेट में कोई भी बड़ा कट नहीं है। आप हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाते हो, आप 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप घर जाके जल्दी काम कर सकते हैं। एंड हर्निया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अगेन हमने पेट बहुत बड़ा काटा ही नहीं है। एंड यंग गर्ल्स के लिए स्पेशली जो स्कार होता है दैट कॉस्मेटिकली इट लुक्स बेटर। सो आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत प्रेफर करी जाने लगी है। बिल्कुल, यानी कि लेप्रोस्कोपी अगर रिकवरीज के मायने में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। डॉक्टर दीप्ति, ये भी समझना चाहूँगी, प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूटेरस में कोई दिक्कत आती है तो उससे किस तरह से डील किया जाता है? देखिए, अधिकतर केसेस में जो यूट्रस में ट्यूमर होते हैं या फाइब्रॉइड होते हैं,
वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत विशेष समय होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम प्रेगनेंसी के समय कोई भी और ऑपरेशन नहीं करें जब तक बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार ये होता है कि ओवरीज़ में कुछ ट्यूमर हो जाता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि हमें प्रेगनेंसी में ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो उसमें हम प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब आपकी शुरुआत के जब 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन करते हैं। एंड प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना काफ़ी सेफ माना जाता है। बिल्कुल। और आपने ऐसे में माहवारी का भी जिक्र किया, किस तरह से पीरियड्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में अगर पीरियड्स के लिए ऑपरेशन ही एक माना जाता है कि एंड ऑप्शन है कि ऑपरेशन के बाद ही एक रिलीफ पड़ेगा, या फिर इसके कुछ और तरीके भी हो सकते हैं? अगेन बहुत अच्छा सवाल। एंड ऐसे हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, या वो कोई ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं। सो पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दवाइयाँ खा सकते हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं वो खा सकते हैं। एक स्पेशल प्रकार का कॉपर टी है जिसको हम कहते हैं मायरीना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मान लीजिए आपके यूट्रस में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर नहीं है, यूट्रस में ऐसी कोई पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ समस्या है ब्लीडिंग की, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ऑपरेशन के अलावा क्या क्या विकल्प हैं, और उन विकल्प के बारे में जानिए। और कई बार सही दवाई गोली देने से, जैसे मैंने कहा एक स्पेशल टाइप का कॉपर टी लगाने से, बिना ऑपरेशन के भी आपकी माहवारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर मैम डेली बेसिस पे बात की जाए तो यंग गर्ल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है माहवारी को लेकर भी, और अन्य किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की भी बात की जाए तो उसमें लड़कियों को किस तरह से डील करना सिखाया जाता है? आमतौर पर आप क्या कुछ समस्याएं देखती हैं कि डेली रूटीन में लड़कियां फेस करती हैं? देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी है यंग गर्ल्स को समझाना कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। हमारे समाज में प्रॉब्लम है कि हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं। तो हमारी बच्चियों को यही नहीं पता है कि हैवी पीरियड्स क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब से उनको पीरियड शुरू होने हैं तभी से उनको बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स निकल रहे हैं, बट क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ खुल के बात नहीं करी, उनको लगता है कि यही नॉर्मल है। जब मैं उनको देखती हूँ तो उनका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम होता है, शरीर में बिल्कुल खून की कमी नहीं है, और तब पता चलता है कि इनको बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ माना जाता है कि पीरियड में दर्द होना आम बात है। थोड़ा दर्द होगा आपको, लेकिन इतना दर्द कि आप स्कूल ना जा पाओ, आप कॉलेज ना जा पाओ, या आप अपने ऑफिस ना जा पाओ, वो सही नहीं है। सो ये जो भी माहवारी है ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो हमें इन सब की वजह से अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, अगर हम अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ एबनॉर्मल, और फिर आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बेसिकली ऐसी कोई भी कंडीशन भी अगर आप फेस कर रहे हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर ये जो सिचुएशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर मैम इस सर्जरी की बात की जाए तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी में देखने को मिलते हैं? देखिए हर सर्जरी, हर प्रोसीजर के अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। कई बार पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि अगर आप सड़क भी क्रॉस करेंगे तो भी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए हमको कॉम्प्लिकेशन से डरना नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम हिस्टेक्टमी या बच्चेदानी निकालने की बात करें तो बच्चेदानी के आसपास कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे उसके जस्ट सामने ब्लैडर रहता है जिसको हम पेशाब की थैली कहते हैं, उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर बहुत आंतें चिपकी हुई हैं, आंतों में इंजरी होने के चांसेस हैं। ये इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो करीब मान लीजिए अगर 1000 लोगों का ऑपरेशन होगा तो 5 या 6 महिलाओं में ही ये कॉम्प्लिकेशन देखे जाएंगे। कभी कभार ये हो सकता है कि किसी कारणवश आपको ऑपरेशन के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और आपको खून चढ़ाना पड़े। वैसे ही कोई भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का खतरा रहता है कि अगर हमारी पोस्ट ऑप केयर अच्छे से नहीं हुई, या हमने दवाई गोली अच्छे से नहीं खाई, या कहीं और कुछ कमी रह गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें बस इन बातों का ख्याल रखना है, और अधिकतर ये कॉम्प्लिकेशंस अगर सही समय पे पकड़ लिए जाएं
तो वहीं के वहीं उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि कॉम्प्लिकेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी इलाज पॉसिबल है। मैम, अगर मेनोपॉज की बात की जाए तो सर्जरी के कितने टाइम बाद मेनोपॉज की कंडीशन देखी जाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमने ओवरीज निकाली हैं कि नहीं निकाली हैं। अगर आपका ऑपरेशन ऐसा हुआ है जिसमें यूट्रस और ओवरीज दोनों निकाल दी गई हैं, तो आपका मेनोपॉज तुरंत आ जाएगा। मेनोपॉज आना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो नेचुरल मेनोपॉज होता है वो धीरे धीरे आता है कि आपके पीरियड्स एक एक दो दो महीने के इंटरवल पे हो रहे हैं, ओवरी में से हार्मोन धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो हमारा शरीर आदी हो जाता है मेनोपॉज का, कि यूज टू हो जाता है कि हार्मोन का लेवल धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन जब सर्जरी होती है तो एक दिन तो आपके शरीर में हार्मोन्स का फुल लेवल था और अगले दिन वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो उस केस में तुरंत मेनोपॉज आता है। कभी कभार सर्जरी के बाद आपको थोड़े से हॉट फ्लशेस आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, बहुत पसीना आने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि ओवरीज रिमूव करी हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT पे भी जा सकती हैं, या कुछ नेचुरल तरीके भी इस्तेमाल करके देख सकती हैं। मैम, ऐसे में कई सारी मिथ्स भी होती हैं। कई बार बोला जाता है कि सेक्सुअल लाइफ इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस की स्टेट में आ जाती है। क्या कुछ डिफरेंस होते हैं इसके बाद, सर्जरी के बाद? देखिए, इन जनरल सेक्सुअल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कब आती है? अगर मान लीजिए आपकी वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हुई है, यूट्रस नीचे आ रहा था, या पेशाब की थैली या आंतें नीचे आ रही थी और वहाँ पे अंदर टाँके लगे हैं, तो कभी कभार ये हो सकता है कि आपको कुछ दिन रुकना पड़े बिफोर यू कैन रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी। किसी भी ऑपरेशन के बाद, किसी भी हिस्टेरेक्टमी के बाद हम वैसे भी कहते हैं कि अराउंड 6 मंथ्स तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। कभी कभार ये होता है कि जब ओवरीज रिमूव हो जाती हैं, ओवरीज फीमेल हार्मोन के अलावा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट करती हैं, विच रेगुलेट सेक्सुअल डिज़ायर। तो कभी कभार ये होता है कि ओवरीज रिमूव करने के बाद सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग इस ऑपरेशन का बहुत असर नहीं पड़ना चाहिए। रिकवरी की अगर बात की जाए तो रिकवरी में क्या कुछ टाइम लगता है, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए उस टाइम पर? अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है। अगर हमारा चीरा लगा के एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है तो उसमें रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट यदि आपकी वजाइनल या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई है तो इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। करीब 2 से 3 दिन में आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। 2 हफ्ते तक आपको थोड़ा सा घर पे अपना ध्यान रखना चाहिए, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। करीब 1 महीने तक थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, एंड करीब 1 महीने से 6 हफ्ते में आपकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। आमतौर पर डॉक्टर दीप्ति, लोगों का मानना है कि इस ऑपरेशन के बाद एज पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, एकदम से बुढ़ापा आने लगता है। क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम ऑपरेशन के बाद हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे? तो देखिए, ये भी बहुत सालों से जो चला आ रहा है कि जब यूट्रस के साथ ओवरीज निकाल देते थे, एकदम से मेनोपॉज आता था, तो कई बार होता था कि ऑपरेशन के बाद सडनली बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता है। हम लोग ओवरीज बहुत कम निकालते हैं, प्लस हम लोग ये ऑपरेशन तभी करते हैं जब महिला को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो जहाँ आपके शरीर में बहुत बड़ा ट्यूमर था, आपको बहुत दर्द हो रहा था, माहवारी में बहुत परेशानी हो रही थी, बच्चेदानी शरीर से बाहर आ रही थी, एक ऑपरेशन से आपका इन सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो अधिकतर महिलाएं ऑपरेशन के बाद काफ़ी खुश रहती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सुधर जाती है। रेस्टिंग को लेकर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। महिलाओं को कितने दिनों तक रेस्टिंग स्टेट में रहना पड़ेगा? कितना टाइम लगेगा फुल ऑन रिकवरी के लिए? देखिए, आजकल के मॉडर्न सर्जरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास कुछ पेशेंट ये कंप्लेन लेके आती हैं कि मैम ऑपरेशन करने के बाद हमारा वज़न बढ़ गया। तो मैं उनको यही बताती हूँ, वज़न हमारा ऑपरेशन की वजह से नहीं बढ़ा है,
वजन बढ़ा है आपने जो घर जाके आराम किया है या जो घी के लड्डू खाए हैं उसके कारण वजन बढ़ा है। तो जब ऑपरेशन के बाद आप घर जाते हैं आप अपने स्वयं के काम खुद कर सकते हैं और जितना आपको शरीर अलाउ करे उतना कर सकते हैं। धीरे धीरे आप वॉक पे जा सकते हैं, घर का छोटा मोटा काम कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको 5 किलो आटा की बोरी नहीं उठानी है, आपको पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठानी है, लेकिन आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं और कंप्लीट बेड रेस्ट की तो ऐसी ज़रूरत नहीं रहती है। बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर दीप्ति आपसे कुछ अंत की बातें लेना चाहूँगी, क्या कुछ संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप को अगर इस ऑपरेशन की ज़रूरत है तो इससे बिल्कुल मत डरिए। अगर आपके मन में थोड़ी भी शंका है कि क्या मुझे सच में ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये ऑपरेशन इंडिकेटेड है कि नहीं, तो अपने डॉक्टर से अपने सारे विकल्प समझिए। अगर आप पूरी तरह कन्विंस हैं तो इस ऑपरेशन के लिए जाइए। आप ये समझिए कि किन किन तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है, आपके लिए बेस्ट क्या है, और एक बार आप कन्विंस हो जाएं तो बिना डरे आराम से ऑपरेशन कराइए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाइए। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर दीप्ति, आपने कई सारी जानकारी आज हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो आज डॉक्टर दीप्ति गुप्ता ने हमारे साथ बच्चेदानी के ऑपरेशन के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। प्रेगनेंसी के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को यही याद दिला देना चाहेंगे कि इस रविवार बंसल हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर दीप्ति गुप्ता से परामर्श आप मुफ्त में ले सकते हैं। इस अवसर पर जरूर दीप्ति गुप्ता के हर परामर्श का लाभ उठाएं और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना है। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।